हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। बिल्कुल हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। ठीक है, आपको जो भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम अपना सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का मतलब क्या है? कोई हमारे पास सेल है, ठीक है, हमारी एक सेल सबको पता है हमारी स्ट्रक्चरल बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है। अब ये सेल डिवाइड करके क्या बनाती है? डॉटर सेल्स बनाती है, जिससे कि क्या होती है? ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये सेल डिवीज़न हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रोथ होती है और दूसरा हमारा सेल डिवीज़न होता है। ग्रोथ तो किसके थ्रू होती है? हमारी माइटोसिस के थ्रू होती है। ठीक है, सेल डिवीज़न के अंदर दो आते हैं, एक माइटोसिस और एक आता है हमारा मियोसिस। तो ग्रोथ किससे होती है? थ्रू माइटोसिस। और मियोसिस से क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन होती है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं गैमीट्स। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होती है। तो सेल डिवीज़न का क्या इम्पोर्टेंस है और ये सेल डिवीज़न होती कैसे है? ग्रोथ यानी कि माइटोसिस कैसे होती है और मियोसिस कैसे होती है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। स्टार्टिंग से हम देखेंगे, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल? सभी को पता है कि जो स्टार्टिंग में ऑर्गेनिज्म है अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करता है? एक सिंगल सेल से। ठीक है, इस सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं? जाइगोट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद सेल बनती है, सबसे फर्स्ट सेल, उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। और ये क्या है? सिंगल सेल है। तो ये वही कह रहा है कि सबको पता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करता है? एक सिंगल सेल से। देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद ये डेवलप होके यानी कि इस एक सेल में फर्दर डिवीजन होके क्या बनती है? मल्टी सेलुलर ये बनता है, और उसके बाद इसके ऑर्गन फॉर्मेशन होती है, तो ये लार्ज ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। सेल क्या करती है? ग्रोथ करती है, रिप्रोड्यूस करती है। इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू, ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड। अब कह रहा है कि हर एक सेल जब डिवाइड करती है तो हर बार क्या देती है? एक डॉटर सेल को जन्म देती है। अभी फर्दर डॉटर सेल डिवाइड करेंगी, ये अपनी और डॉटर सेल्स बना लेंगी। ठीक है, तो यही बात ये बोल रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? These newly formed daughter cells can themselves grow and divide. ठीक है, दोबारा ग्रो करेंगी और डिवाइड हो जाएंगी, गिविंग राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी. इन अदर वर्ड्स, सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. यही सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करती है? एक सिंगल सेल से क्या बनाती है? मिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, सिंगल सेल जाइगोट, इससे हम क्या बने? ह्यूमन बींग्स बने, एनिमल्स बने। तो एक जाइगोट जो कि यूनिसेलुलर था, इससे क्या बन गया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या है? मिलियंस ऑफ सेल्स। अब नेक्स्ट आ गया हमारा सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल साइकिल कैसे कैसे प्रोसीड होता है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा सेल साइकिल एक्चुअली में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि ये एक जो सेल है ये अपनी जर्नी में क्या क्या करती है? डिवाइड होने के लिए, ठीक है, दो डॉटर सेल्स बनाने के लिए। तो उस सारे प्रोसीजर को हम क्या बोल रहे हैं? सेल साइकिल। तो आगे हम देखेंगे फेज के नाम क्या हैं और सब कुछ इसके थ्रू हम एनसीईआरटी के थ्रू रीड करने वाले हैं। तो सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल hence have to takes place in coordinated way. अब सेल को जब रेप्लिकेट करना है, ठीक है, यानी कि सेल को अपनी कॉपीज बनानी है, डिवीजन करना है, तो उसके अंदर जो डीएनए है उसको भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा। कि एक सेल के पास हमें पता है कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा कर देंगे अगर हम, ठीक है, एक जनरली सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मल सेल में। अगर हमने ये किया कि इसकी डॉटर सेल में 23 सेल क्रोमोसोम भेज दिए, तो ये तो नॉर्मल सेल नहीं बनी हमारे पास। हमें क्या चाहिए? कि ये एज इट इज नंबर रहे, यहाँ 46, यहाँ भी 46 नई सेल्स में। इसके लिए क्या होगा? इस डीएनए को पहले रेप्लिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होगी, यानी कि ये 23 के पेयर्स क्या बनेंगे? और बनेंगे। अब आगे देखो, takes place in the coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes. ठीक है, जितना जीनोम हमारी ओरिजिनल सेल के पास यानी कि 46 क्रोमोसोम, वो उसकी प्रोजेनी यानी कि डॉटर सेल के पास आना चाहिए, उतना ही। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथेसिस the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cells is termed cell cycle. तो इसी पूरे प्रोसीजर को कि वो कैसे रेप्लिकेट करता है, कैसे ग्रोथ करता है और कैसे न्यू
2 डॉटर सेल्स बनती हैं, इसको बोला है सेल साइकिल। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, ग्रोथ तो होती रहती है, G1 गैप 1 फेज में भी ग्रोथ होती है, G2 फेज में भी सेल की ग्रोथ होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक जो एरिया है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम है, एस फेज, जिसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज। इस सिंथेटिक फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लिया बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। और ये इवेंट्स भी क्या होते हैं, जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। भाई कुछ चीज़ ज़्यादा तो नहीं हो रही, कुछ चीज़ नहीं बनी तो उसको स्टॉप कर दिया जाता है सेल साइकिल को। ठीक है, अगर कुछ फॉर्मेशन नहीं हुई है तो उसको स्टॉप कर दिया जाता है। अब देखते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब जो हमने डायग्राम देखा था, ठीक है, ऊपर बनाया था जो हमने डायग्राम, वो इस तरह से, ये G1, इसको बोलते हैं हम क्या, गैप 1 फेज, गैप 1 फेज, तो इसको बोलते हैं गैप 1 फेज। दूसरा हमारा आ गया S, इसको बोलते हैं हम सिंथेटिक फेज। ठीक है, सिंथेटिक। ये हो गया हमारा गैप 2 फेज। और ये M हो गया हमारा क्या, माइटोसिस। और टिपिकल अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल में देखते हैं। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। मतलब सेल कल्चर में देखा गया ह्यूमन की सेल को रख के कि सेल साइकिल कैसे कैसे क्या वर्क कर रहा है। दीज सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाती है 24 आवर्स में, ह्यूमन सेल। ठीक है, हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ये वेरी भी कर सकता है, एंड ऑल्सो, यानी वेरी मतलब कि अलग अलग भी हो सकता है, एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, सेल टाइप टू सेल टाइप भी अलग हो सकता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली 90 मिनट। तो ये जो ईस्ट है वो क्या करता है, ईस्ट ओनली 90 मिनट में क्या कर लेता है, अपनी एक सेल से 2 सेल्स की फॉर्मेशन कर लेता है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। तो इन्हें 2 बेसिक फेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, एक हमारी इंटरफेज। इंटरफेज क्या होती है हमारी, जो हमारी G1 से लेके और हमारी G2 तक होती है, इसको बोला जाता है इंटरफेज। ठीक है, G1 से G2 तक, जिसके अंदर G1 आ गया, S आ गया, G2 आ गया, इसको बोला जाता है इंटरफेज। और सेकंड होती है हमारी M फेज। तो जो ये इतना पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है हमारा माइटोसिस फेज या फिर M फेज। अब ये क्या है, द M फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स। जो ये M फेज है ना, इसके अंदर ही क्या होगा, एक्चुअल सेल का डिवीजन होगा। और जो G1, S और G2 ये तो प्रिपरेटरी फेज है, मतलब कि ये हमारे जो सेल है उसको प्रिपेयर कर रही है, ग्रोथ कर रही है, डीएनए की डुप्लीकेशन कर रही है। किस चीज के लिए, कि ये सेल को यहाँ इस फेज में एंट्री करते ही क्या करना है, डिवीजन करना है। तो यहाँ पे हमारा इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव M फेज। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल डिवाइड्स प्रॉपर लास्ट ओनली फॉर अबाउट 1 आवर। ये क्या कह रहा है कि जो इंटरफेज है ना, हमारी सेल किस में 24 आवर में एक सेल डिवाइड कर रही थी। ये लाइन हमें बता रही है कि जो इंटरफेज है ना, वो 24 आवर्स में से 23 आवर तक चलती है, और जो सेल डिवाइड होती है एक्चुअली वो 1 आवर में होती है। 24 में से कितना बचा, ठीक है, 23 आवर्स में तो क्या हुआ, इंटरफेज के जो अपने ये प्रिपरेटरी फेज है ये चली, G1 फेज, S फेज, G2 फेज चली है, और हमारा बचा क्या, 1 घंटा। 1 घंटे में क्या हुआ है, एक्चुअल माइटोसिस हुई है, जिसके अंदर सेल डिवाइड करेगी। Cell division proper lasts only about an hour. The interphase lasts more than 95% duration of the cell cycle. Interphase में यानी कि 23 आवर्स ले लिए, 95% सेल का जो हिस्सा है वो इंटरफेज में जाता है, और एक्चुअल माइटोसिस में कितना जाता है, अपना बचा हुआ 5%. The M phase starts with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosomes, karyokinesis, and usually जब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, एंड यूजुअली एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और जब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और उसके बाद क्या होगा, बीच में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा एंड न्यू सेल्स बन जाएंगी। द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। इंटरफेज में सिर्फ प्रिपरेशन हो रही है सेल को डिवाइड करने की, तो इसको हमने एक और नाम से जाना है, कौन से, इंटरफेज को हमने जाना है रेस्टिंग फेज के नाम से। डन। रेस्टिंग फेज है इज टाइम ड्यूरिंग विच द सेल
प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। हमने यही बात करी क्या कि इसके अंदर सेल का क्या होगा, ग्रोथ होगी और रेप्लिकेशन होगा। ये अपने आप को सेल प्रिपेयर कर रही है कि माइटोसिस में जाके उसे डिवाइड करना है। तो अब जो ये फेज है ना, ये 3 हिस्सों में बांटी गई है, इंटरफेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, माइटोसिस के इंटरफेज के 3 हिस्से हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। नेक्स्ट, G1 फेज कोरस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हमारा एस फेज में क्या होने वाला है, डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है। तो ये कह रहा है ये जीवन के बाद की जीवन फेज है जो वो क्या करेगी, इससे पहले तो माइटोसिस है और इसके बाद क्या है, हमारा डीएनए डुप्लीकेशन वाली स्टेज है जिसको क्या बोल रहे हैं हम, सिंथेटिक फेज। द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। जीवन, तो ये क्या कह रहा है कि 2C कैसे है, देखो पहले जो हमारे पास सेल है ये न्यूक्लियस, ये हमारा डीएनए कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, हमें पता है कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के पास। अब क्या हुआ, एस फेज के अंदर ना, एस फेज में जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, डुप्लीकेशन हुआ, तो जो ये डीएनए है इसकी कॉपी बन गई। पहले मान लो सिंगल थ्रेड वाले हमारे पास डीएनए थे, सिंगल थ्रेड वाले इस तरह से हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स थे। अब इनके साथ क्या हुआ, ये क्रोमोसोम 1 मान लो, मतलब कि इस तरह से क्रोमोसोम होता है ना, तो ये इसका रेप्लिकेशन हो गया, ये इस क्रोमोसोम की कॉपी बन गई एक इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, एक क्रोमोसोम, ये दूसरे क्रोमोसोम की कॉपी बनी, ये तीसरे, इस तरह से 46 क्रोमोसोम थे, इनकी कॉपी बन गई एस फेज के अंदर। तो डीएनए कितना, मतलब हमारे पास क्रोमोसोम कितने रहे, क्रोमोसोम तो 46 ही रहे क्योंकि 1 2 3। ठीक है, बस क्या हुआ, क्रोमेटिड पहले क्या थे इसमें, कम थे, 1 क्रोमेटिड थे। अब क्रोमेटिड क्या हो गए, 2 क्रोमेटिड्स हो गए। क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, जो ये क्रोमोसोम के इस तरह है, इसकी 1 क्रोमेटिड, ये एक और ज्वाइन हो गया 2 क्रोमेटिड्स। तो इसका डीएनए कंटेंट पहले कितना था, डीएनए कंटेंट हमारा, ये लो, डीएनए कंटेंट पहले क्या था हमारा 2C, यहाँ पर हम इसको 2C मानेंगे जब हमारे पास ये सिंगल थ्रेड थे क्रोमेटिन के। ठीक है, अब इसको हम क्या मानेंगे, हमारे थ्रेड्स डबल हो गए, तो डबल हो गए तो क्या हो गया, हमारा डीएनए कंटेंट 4C हो गया, लेकिन हमारे क्रोमोसोम है वो कितने रहेंगे, वो 46 ही रहेंगे, लेकिन हमारा डीएनए कंटेंट क्या हो गया, 4C हो गया एस फेज में। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। वही बात है कि क्रोमोसोम नंबर में चेंज हुआ, 46 थे तो एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, 46 ही रहेगा। एट G1 of chromosome G1 even after S phase the number of chromosome remains the same। S phase के बाद भी हमारा क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, that is 2n। हमें पता है कि हम 46 को क्या कहते हैं, प्लॉइडी लेवल क्या होता है 2n। अगर हम 23 की बात करते हैं तो उसका प्लॉइडी लेवल हम क्या लेते हैं, n। नेक्स्ट, in animal cell during S phase DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm। न्यूक्लियस क्या डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो इसका रेप्लिकेशन कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। और जो सेंट्रियोल है जो बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो फर्दर हेल्प करेंगे, जो इस तरह से स्पिंडल फाइबर निकालेंगे, तो ये इनका डुप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, ये अपने साइटोप्लाज्म में हो रहा है क्योंकि ये न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट है। Next, during the G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues। G2 में क्या हो रहा है कि हमारी जो ग्रोथ है वो होती जा रही है, सेल की प्रिपरेशन कर रहा है, वो सिंथेसाइज कर रहा है चीज़ें, किसके लिए, आगे माइटोसिस में एंट्री लेने के लिए। नेक्स्ट आ जाइए, अब इसमें देखो ये जो बॉक्स है इसमें क्या कह रहा है, यू हैव स्टडीड माइटोसिस ऑन ओनियन रूट टिप। अब ये ओनियन रूट टिप में कह रहा है इट हैज 16 क्रोमोसोम की, ये ओनियन रूट टिप की हमने एक सेल ले ली, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, इसके न्यूक्लियस में 16 क्रोमोसोम का नंबर दिया हुआ है हमें। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव एट G1 फेज, आफ्टर S फेज एंड आफ्टर M फेज। कह रहा है आप बताओ कि G1 फेज में कितने क्रोमोसोम होंगे। G1 फेज में हमें पता है कि क्या होती है, ओनली ग्रोथ होती है, ठीक है, तो 16 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे। उसके बाद कह रहा है S फेज में कितने होंगे, एस फेज में बताओ कितने होते हैं। अब इसका डुप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन डुप्लीकेशन कैसे होगा, ये 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से 16 है, एक सिंगल थ्रेड वाले, एक सिंगल क्रोमेटिन वाले। तो हमारा एस फेज में क्या हुआ है, इन क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन ही तो हुआ है, एक थ्रेड से 2 थ्रेड ही तो बने हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर तो 16 ही रहेगा। तो यानी इस तरह से ये पूरा एक, नेक्स्ट 2 3 4, इस तरह से कितने बन जाएंगे, 16। तो क्रोमोसोम नंबर कितना रहा, क्रोमोसोम नंबर तो 16 ही रहा एस फेज में भी। अब इसकी माइटोसिस हो गई, ठीक है,
माइटोसिस होने के बाद क्या हुआ कि जो ये हम देखते हैं, माइटोसिस होने के बाद ना ये एक क्रोमेटिन एक सेल में चला जाएगा और ये दूसरा क्रोमेटिन दूसरी सेल में चला जाएगा। तो दोनों सेल्स के पास कितने कितने बचे, माइटोसिस आफ्टर माइटोसिस जब हमारे पास क्या आ जाएंगी, 2 डॉटर सेल आ जाएंगी, तो उनमें भी कितने होंगे 16, क्योंकि एक थ्रेड एक सेल में चला गया, मतलब कि 16 के 16 एक एक डिवाइड होके इस तरह से बीच में से 16 एक सेल में आ जाएंगे और 16 दूसरी सेल में आ जाएंगे। तो माइटोसिस के बाद भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना रहा, 16। ठीक है, अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ऑल्सो व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल्स एट G1 आफ्टर S एंड द G2 इफ द कंटेंट आफ्टर M फेज इज 2C। अब कह रहा है कि बताओ यदि M फेज के बाद जो डीएनए कंटेंट है वो 2C है तो G1 और S में डीएनए कंटेंट क्या होगा। अब ये नॉर्मल 16 है, ओनियन रूट टिप में जो हमारे क्रोमोसोम है वो 16 है, तो हम नॉर्मल ले लें 2C डीएनए कंटेंट है हमारा नॉर्मल। G1 फेज में 16 क्रोमोसोम है तो अगेन 2C डीएनए कंटेंट। रेप्लिकेशन होने के बाद क्या हुआ, क्रोमोसोम तो 16 है लेकिन डीएनए कंटेंट तो बढ़ गया। पहले हमारे पास सिंगल थ्रेड वाला डीएनए कंटेंट था, ठीक है, पहले सिंगल वाला था, अब ये क्या हो गया, डबल हो गया, तो डीएनए कंटेंट तो बढ़ गया। तो एस फेज में कितना हो गया, 4C डीएनए कंटेंट। और आफ्टर एम फेज क्या हो गया, अगेन जब एक सेल में 16 चले गए, दूसरी में 16 चले गए, 2C, यानी कि इसके पास भी 2C, इसके पास भी 2C। तो हमारा यही कह रहा है कि एम फेज के बाद अगर 2C है डीएनए कंटेंट तो एस का बताओ और G1 का बताओ। तो G1 का 2C हो गया, और अगर हम डीएनए कंटेंट गिनेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 4C एस फेज का, क्योंकि इसके पास कितने हो जाएंगे, क्रोमोसोम तो 16 है, ठीक है, बट डीएनए कंटेंट अगर हम काउंट करेंगे अलग से तो एक के पास कितने हो गए थ्रेड, 2, तो 1 2 3 4 इस तरह से कितने 32, और डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा 4C। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हो गया हमारा। तो सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपेयर टू एग्जिबिट डिवीजन, दैट इज हार्ट सेल। जो हमारी हार्ट सेल है वो क्या करती है, डिवाइड नहीं करती। एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, और सम सेल्स है जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही डिवाइड करती है, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स, अगर किसी सेल को रिप्लेस करना है। डेट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी, अगर कोई इंजरी से हमें इंजरी हो गई है और हमारी सेल हट गई है स्किन पे से, एपिडर्मिस पे से, या किसी सेल की डेथ हो गई है, तो उस केस में कई सेल्स माइटोसिस करके उन सेल को रिपेयर कर देती हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे हाथ पे चोट लग जाती है तो वहां की स्किन हट जाती है, अब वहां की स्किन हट गई तो ये आसपास वाली सेल क्या करती है, माइटोसिस के थ्रू इसको कंप्लीट कर देती हैं, ठीक है, फिर से स्किन की फॉर्मेशन कर देती हैं। तो ह्यूमन बॉडी पूरी बनी किसके थ्रू है, माइटोसिस के थ्रू बनी है। एक सिंगल जाइगोट के अंदर माइटोसिस होके क्या बने, मिलियंस ऑफ सेल्स बने। दी सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेट कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, जी नोड फेज। अब ये जी नोड फेज कहाँ होती है, ये हमारी होती है इस जगह पर, ये दिख रहा है आपको एरो, इसके अंदर लिखा हुआ है जी नोड, मतलब कि जिस सेल को डिवाइड नहीं करना वो G1 से एग्जिट कर लेती है। ये हमें मेनली याद रखना है, कहाँ से एग्जिट करती है, सेल साइकिल से एग्जिट नहीं बोलना, G1 से एग्जिट कर लेती है, और उस फेज को हम क्या बोलते हैं, वो फर्दर फिर डिवाइड नहीं करती, वो किसी फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाती है, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, क्विसेंट फेज, ठीक है, या फिर इनएक्टिव स्टेट ऑफ द सेल साइकिल। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट मतलब कि वो डिवाइड नहीं करती, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जब तक कि ऑर्गेनिज्म को जरूरत ना हो वो डिवाइड नहीं करेगी। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। जो हमारे एनिमल है उनके अंदर क्या होता है, कंप्लीट बॉडी किसकी बनी होती है, सोमैटिक सेल्स की बनी होती है। अब सोमैटिक सेल्स कौन सी होती है, बॉडी की सारी सेल हमारी सोमैटिक सेल्स कहलाती हैं, एक्सेप्ट गैमीट सेल्स। जो गैमीट सेल होती है इनके अलावा सारी सेल्स बॉडी में क्या होती है, सोमैटिक सेल। तो सारी सोमैटिक सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस होती है। और गैमीट किससे बनते हैं, ये बनते हैं मियोसिस से, ठीक है। तो सारी सोमैटिक सेल्स में क्या होती है, माइटोसिस होती है। देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। अब ये सारी सेल डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड कैसे, इनके पास सोमैटिक सेल्स के पास हर एक सेल के पास क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम को हम क्या प्लॉइडी लेवल लेते हैं, 2n क्या होता है, डिप्लॉइड, ठीक है। तो हमारी सोमैटिक सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। अब ये कह रहे हैं कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं कि माइटोसिस जो है वो हैप्लॉइड सेल्स में होती है। फॉर एग्जांपल हनी बी ड्रोन्स,
कहाँ गया अपना, डिवाइड बाय माइटोसिस। फॉर एग्जांपल मेल हनी बीज, इनके पास क्या होता है, मेल हनी बीज 16 होते हैं, फिर इनके अंदर माइटोसिस होती है और 16 की फॉर्मेशन होती है। अगेन दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, प्लांट के अंदर ये दोनों के अंदर होती है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेजेस एट विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल्स। कई ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स में, जिनके अंदर माइटोसिस फॉर्म होती है। अब हमने ये जीवन फेज के बारे में देख लिया, ठीक है, जीवन में ग्रोथ हो रही है और जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, आरएनए की, एटीपी सिंथेसिस करने की, ठीक है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि आगे न्यूक्लियोटाइड चाहिए जब हमें रेप्लिकेशन करेंगे। मैक्सिमम ऑर्गेनेलीज हैं जो वो डुप्लीकेट होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे एस फेज में क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। और हाँ, हमें डीएनए को बाइंड भी तो करना है। हम बाइंड किसके ऊपर करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर बाइंड करेंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन्स की भी डुप्लीकेशन कहाँ होती है, एस फेज के अंदर ही होती है। सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन होगी, डीएनए की डुप्लीकेशन होगी। उसके बाद हमारा G2 फेज में हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमें और मटेरियल चाहिएगा, आरएनए बनेगा और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वो रिज्यूम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी सेल एंट्री लेगी किसमें, एम फेज में, माइटोसिस फेज, जो कि ड्रामेटिक फेज है, जो कि इंपॉर्टेंट फेज है। अगर आपको ये एनसीईआरटी सीरीज अच्छी लगे, प्लीज डू लाइक एंड कमेंट।